Hello dear students, today is the next lecture, the sixth lecture for the chapter first, chemical reactions and equations. Our today's topic is the rancidity, corrosion, and we are going to revise some activities. Okay, first topic is rancidity. Now what is rancidity? जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक किया था, हमने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े थे। रिडॉक्स रिएक्शंस का हमारे डेली लाइफ में कहाँ रोल प्ले कर रहे हैं वो हमने सीखना है। तो उसमें सबसे पहला रेंसिडिटी हम पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी? द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब क्या है कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, फूड मटेरियल्स, जिनमें क्या होता है फैट एंड ऑयल, हम कह सकते हैं ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल्स, उनको जब हम एयर में, एटमॉस्फेयर में खुला रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनके टेस्ट में और उनके स्मेल में चेंज हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयली और फैटी फूड आइटम्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी। आई रिपीट, the process of slow oxidation of oil and fat present in food items resulting in the change of smell and taste in them is called rancidity। उसको हम क्या बोलेंगे? rancidity। मतलब जो खाना हमारा ख़राब हो रहा है, जो जिस प्रोसेस की वजह से हुआ है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम rancidity। क्या बोलते हैं उसको? rancidity। और जो वो फूड ख़राब हुआ है उसको हम बोलते हैं रेंसिड फूड। क्या बोलेंगे? रेंसिड फूड। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम नमकीन्स हैं, उनको अगर खुला रख देते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो कैसी हो जाती हैं, वो हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो सील गई हैं। मतलब वो उतनी क्रंची नहीं रहती हैं, उनके टेस्ट में चेंज आ जाता है, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो वो क्या हो चुकी है? एक तरीके से रेंसिड हो चुकी है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेंसिडिटी है। प्रोसेस क्या है? वो रेंसिडिटी। और वो फूड क्या हो गया है? रेंसिड हो चुका है। उसके अलावा जैसे कोई ब्रेड वगैरह हैं, वो ब्रेड भी क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम खुला रखने के बाद, तो वो भी क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। दूध है, गर्मियों में काफ़ी टाइम तक अगर हम उसको खुला रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट, तो वो क्या होगा? ख़राब हो जाता है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेंसिडिटी। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी? हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? मतलब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी के रोकथाम की क्या क्या जो प्रोसेस हैं वो हो सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे वो हमने देखना है। अब बाय कीपिंग द फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, जो फूड मटेरियल है, फूड आइटम्स हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर कौन से होते हैं? ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें एयर जो है इन आउट नहीं कर सकती है, पास नहीं होती है, मतलब कम्प्लीटली टाइट है वो। ओके, तो बाय कीपिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा पॉइंट क्या है? रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। हम लो टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, जो पका हुआ खाना है उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मतलब हम फ्रीज में रख सकते हैं। उसके बाद पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। तो हम जो पोटैटो चिप्स हैं, कोई नमकीन वगैरह हैं, इनको जो है ऐसे पैकेट में भर सकते हैं जिनमें क्या हो? नाइट्रोजन गैस फिल की गई हो। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर। ये क्या करेगा? जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मतलब नोबल है, मतलब क्या हुआ? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इनर्ट गैस है, ये आपके ऑयली और फैटी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू एयर की अगर हम बात करें, एयर का रिएक्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन गैस वहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगी। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, एयर के साथ प्रोटेक्ट होने से ही बचाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। पके हुए खाने को और ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स जो हैं उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना चाहिए एयर के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे खाने में। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं?
एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है, और एंटी मतलब जो ऐसा नहीं होने देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एंटीऑक्सीडेंट का, BHA। क्या है? BHA की फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से नोट करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत हो गई है, आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड लिखा गया है, यहाँ पे आर नहीं आएगा। ओके, इसको ठीक कर लेना। ब्यूटाइलेटेड है बेटा, आर नहीं आएगा, इस आर को यहाँ से आप हटा देना। ओके, ब्यूटाइलेटेड है, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHA क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। हम फूड आइटम्स में, ऑयली एंड फैटी फूड में इसको डाल करके क्या कर सकते हैं, उसको रैंसिड होने से बचा सकते हैं। एट ए पर्टिकुलर कंडीशंस की बात करेंगे उसमें, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ओके, उसके बाद हाइड्रोक्सी एनिसोल, पूरा नाम क्या है BHA का? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आपको कोई मतलब 10th स्टैंडर्ड में मतलब इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको ये देखना पड़े कि BHA क्या है, कितना है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका काम क्या है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ओके, तो उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं कि BHA जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखो, एनिसोल जो है, ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से आप एक बार देखेंगे। ठीक है भाई, ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं गैप नहीं है, आप ये समझेंगे इस चीज़ को, ये प्रॉपर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ब्यूटाइलेटेड है, इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, साथ में यहाँ पे क्या होता है, OCH3। ये बना जो, ये OCH3 जो बनाया है, इसको ध्यान से नोट करेंगे। ये OCH3 है भाई, ये कैपिटल C है इधर, OCH3, ये एनिसोल बन गया है। क्या बन गया? एनिसोल। लेकिन हमें क्या चाहिए? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये जो बनाया है अभी तक हमने बेंजीन और उस पर OCH3 लगाया है, मिथॉक्सी ग्रुप, ये एनिसोल बन गया है। अगर हम इसमें OH लगा देते हैं तो ये हाइड्रोक्सी एनिसोल बन गया है। लेकिन साथ में हमें ब्यूटाइलेटेड ग्रुप चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे C और जस्ट ए मिनट इरेज करते हैं, मैं इस साइड लगा देता हूँ, किसी साइड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस वे CH3 और इसका जो है यहाँ पे क्या होगा, थ्राइस होगा। ठीक है जी, ये 3 बार लगा हुआ है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है BHA का, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग है, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट बता दो कोई एक, तो आप BHA उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। फॉर योर फर्दर मतलब आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बताया जा रहा है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या है, वो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। मैं एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखना भाई, दोबारा कैसे बनाया गया है। इस तरीके से एक आपने बेंजीन रिंग बनानी है, ये कहीं भी गैप नहीं है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखें, पूरा जुड़ा हुआ है। ओके, OCH3 एनिसोल बना दिया है, हाइड्रोक्सी OH बना दिया है। ठीक है जी, इस साइड लगा दो, इस साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 ब्यूटाइलेटेड ग्रुप लगा दिया आपने। ठीक है, ये जो आपका बना है BHA है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो विटामिन E है, वो भी क्या है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है ऑयल्स के लिए। विटामिन E इज़ ऑल्सो द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर ऑयल्स। ध्यान से नोट करेंगे, विटामिन E भी जो है, विटामिन E कह रहा हूँ बेटा मैं, विटामिन E नोट करेंगे, विटामिन E विटामिन E है, ये भी क्या है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है फॉर ऑयल्स के लिए। ओके, ऑयली फूड के लिए आप कह सकते हो विटामिन E। क्लियर है? ओके जी, ये 2 आपको एंटीऑक्सीडेंट बता दिए। यहाँ पे अब आपका क्लियर हो जाता है कि प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिड फूड क्या है, और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कोरोजन। क्या है नेक्स्ट? कोरोजन। नाउ व्हाट इज़ कोरोजन? डेफिनेशन पढ़ते हैं एग्जाम्पल से, फिर समझेंगे फर्दर। कोरोजन, द फिनोमिनन in which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water, chemicals present in the atmosphere is called corrosion.
एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मेटल जो है स्लोली धीरे धीरे, ईटन का मतलब क्या है, वो वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में जब हम मेटल्स को खुला छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर एटमोसफियर के होंगे, तो एटमोसफियर में एयर, वाटर और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके वो मेटल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। दूसरे तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। आई रिपीट, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब मेटल्स का धीरे धीरे नष्ट होना, ख़त्म होना, डिस्ट्रक्ट होना किसकी वजह से, उनके इंटरेक्शन की वजह से। किसके साथ इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। तो धीरे धीरे उनका ख़त्म होना क्या कहलाता है, वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, कोरोजन। दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो, द वीकनिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट की वजह से मेटल्स का धीरे धीरे वीक होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। एक ही बात को आप कितने भी तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर के जो मटेरियल होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, आभूषण जो होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ना ब्लैक हो जाते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोजन हो गया, वो कोरोड हो गए हैं। ओके। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के जो मटेरियल होते हैं, कॉपर के जो वेसल होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। वो भी किसकी वजह से हुआ है, कोरोजन की वजह से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे रहता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ये भी किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू कोरोजन। इट कैन बी प्रिवेंटेड। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के हमारे पास बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बाय कोटिंग द सरफेस विद पेंट। अगर हम मेटल के सरफेस को पेंट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, मेटल जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा एटमॉस्फेयर के। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे पेंट अप्लाई करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, कि हम आयरन आर्टिकल पे पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स कोरोजन और रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंट ऐसा क्या होगा, कैसे प्रिवेंट होगा, पेंट जो है डज नॉट अलो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। जो पेंट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा आयरन के सरफेस को, किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। उससे क्या होगा, आपका जो आयरन का मटेरियल है वो कोरोजन से, कोरोड होने से, रस्ट होने से बच जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, मतलब सरफेस को, मेटल के सरफेस को कोट कर सकते हैं ऑयल के साथ, ग्रीस के साथ कर सकते हैं। बाय कोटिंग या डिपॉजिटिंग या थिन लेयर ऑफ एनी अदर मेटल, किसी दूसरी मेटल की उसके ऊपर लेयर लगा सकते हैं। विच डज नॉट कोरोड, जो ऐसी मेटल जो कोरोड नहीं होती आसानी से, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोटिंग और आयरन विद जिंक। अगर हम आयरन को जिंक, ब्रास विद क्रोमियम एटसेट्रा, इनके साथ अगर हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, उससे क्या होगा, आयरन आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा। मतलब उससे क्या होगा, टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, कुछ टाइम के लिए जो है वो कोरोड नहीं हो पाएगा। पहले मान लो अगर वो 6 महीने में कोरोड हो रहा था, अब शायद हो सकता है वो 1 साल बाद कोरोड होना स्टार्ट हो, तो वो टाइम लिमिट बढ़ जाती है ऐसा करने से। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है कि जब हम एक मेटल को, दूसरा मेटल को जिंक के मेटल के साथ अगर सरफेस को कवर कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो प्रीवियस क्लासेस का 7th क्लास का टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन, तो उससे भी अगर CBSE क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। गैल्वेनाइजेशन ध्यान रखना आपने कि जिंक के साथ अगर हम किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन की जब हमने बात करी है तो हमें रस्ट का फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3
डॉट लगाना भी अच्छा सा, डॉट XH2O। Fe2O3 का क्या मतलब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है जी। डॉट XH2O, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, जब डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं तो मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब उसके साथ क्या है वाटर मॉलिक्यूल वो एसोसिएट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है जो उसके आसपास जो है वो सराउंड हो गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उस सरफेस पे। तो रस्ट क्या है, एक तरीके से रस्ट एक ब्राउन कलर की लेयर है आपके आयरन मटेरियल के ऊपर, जो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उसको हम बोलते हैं रस्ट। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका आयरन का मटेरियल है वो देखने में पहले शाइनी था, लस्ट्रस था पहले, अब वो शाइनी या लस्ट्रस नहीं रहता, अब वो डल हो जाता है, वो पहले के कंपैरिजन में उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो उस रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।